हेलो बच्चे, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्बट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी टू वेरिएबल्स इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था। ट्रिगोनोमेट्री तो पूरा हो चुका था। हाइट एंड डिस्टेंस होने के बाद कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो उसका भी हम लोग पूरा कर देंगे। थोड़ा सा ये न्यू चैप्टर्स है, आप इसको देखें, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। सबसे पहले हम लोग कैसे समझेंगे कि यह समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है। हम लोग क्लास 9th में जो पढ़े थे, उस क्लास 9th में सिर्फ एक ही बात पढ़ा गया था, और वो था कि उस समय सिर्फ हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाने। दो चर वाले रैखिक समीकरण में होता क्या है कि x एंड y उसका वैल्यू निकालना है। और सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वो किस प्रकार से होगा, ये देखिए। हम इसमें चलते हैं कि दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या हो गया। तो इसका यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप होगा वो इस प्रकार से है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा पहला है और ये दूसरा है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी होगा तो इस फॉर्म में होगा। अब दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेगी तो क्या क्या संभावनाएं बनेगी, क्या क्या संभावनाएं हो सकता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जब एक दूसरे को काटेगा तो क्या क्या संभावनाएं होगी, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट बतला रहे हैं। इसमें कुछ समरी हम लोग बतला रहे हैं और एक एक एक्सरसाइज NCERT का सारा एक्सरसाइज हम लोग देते जाएंगे। ये आपका क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th है। और क्लास 10th का में हम लोग ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेगी, दो रेखाएं होगी तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दो रेखाएं केवल एक ही स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अब दो रेखाएं हैं तो वह एक ही स्थिति कोई ना कोई उत्पन्न करेगा, यानी सारा स्थिति जो हो वो टोटल स्थिति को ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें जो स्थितियां आएगी वो स्थिति इस प्रकार से है। सबसे पहला स्थिति है कि वो दो रेखा या तो क्या करेगी, सबसे पहले एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या तो वो रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दैट मीन्स काटेगी। मतलब इसका हम लोग जनरली फिगर अपनाए तो ये इस प्रकार से दो समीकरण होगा और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो ये कंडीशन तो ये आएगा। दूसरा कंडीशन है
दूसरा कंडीशन ये आ सकता है कि एक ही रेखा पर संपाति होगी। या तो ये ऐसा हो सकता है कि दो रेखाएं हैं और दोनों एक ही पर है, इस पर भी है और ये, यानी दोनों जो है रेखाएं वह एक ही बिंदु पर आ सकता है, यानी दूसरा इसका ये कंडीशन आ सकता है। तीसरा है एक दूसरे के समांतर होंगे। अब दो रेखाएं एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ ये तीन कंडीशन दिखाएगा। तीसरा है कि अगर ये दोनों रेखाएं हैं तो या तो एक दूसरे को कट करेगा, या एक ही रेखा पर होगा, या एक दूसरे के समांतर होगा, यानी तीन कंडीशन ही फॉलो करेगा। अब ये कब काटेगी, कब नहीं काटेगी, कौन से स्थिति में काट रही है, कब समीकरण का हल होगा, कब समीकरण का केवल एक हल होगा, कब समीकरण का एक से अधिक हल होगा, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। तो इससे आगे हम लोग इसके बाद हम लोग उसकी जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन होगा। देखिए कंडीशन, तीन जो कंडीशन इस पे फॉलो करेगा। सबसे पहले तो रैखिक समीकरण अगर ये दिया हो तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये है कि कब संगत होगा, कब असंगत होगा, किस स्थिति को क्या कहेंगे। यदि a1x प्लस, देखते जाइएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो तो अब इसमें तीन केस आएगा। तो मैं केस नंबर 1 से चल रहा हूँ। केस नंबर 1, अब प्रथम केस नंबर 1 में हम लोगों को क्या होगा ये देखना है आपको। केस नंबर 1 में है कि अगर, ठीक है, यदि a1/a2, ठीक है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद, तब जो है वो रेखा क्या करेगा, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। यानी कहने, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात अगर आपको पूछेगा कि कैसा हल होगा तो आप बोलिएगा अद्वितीय। अगर a1/a2 एंड b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो उस स्थिति में वह जो रेखा होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। यानी कहने का मतलब कि उसका अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो वह एक बिंदु पर हल करेगा, यानी अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, मतलब इसके अलावा कोई और मान नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई एक भी मान नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अद्वितीय। मतलब वर्ड से भी, नाम से भी पता चलता है कि अद्वितीय का मतलब हो गया कि मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं, मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो उस प्रकार से खिंचाएगा। अब यहाँ पर एक बात हम लोग लिखे हैं कि यहाँ ये जो साइन जो दिया गया है इक्वल टू देकर काट दिया गया, तो हम इसको पढ़ते क्या हैं। ठीक है, पढ़ते क्या हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे डज नॉट इक्वल टू, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे बराबर नहीं है।
इसका मतलब क्या हो गया कि बराबर नहीं है। तो इसका ग्राफ जो आपको खिंचाया, वो ग्राफ अगर इसका जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा वह केवल एक निकलेगा, मतलब एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। दूसरा है इसमें आपको कि यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो रेखा एक दूसरे के संपाती होगा। रेखा एक दूसरे के संपाती होगा। संपाती अर्थात अगर हलों की संख्या पूछा जाए, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कहने का मतलब कि जब इसका हम लोग हल निकालेंगे तो इसका जो हल निकलेगा वो कैसा निकलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। ठीक है, तो डेट मीन्स अगर अपरिमित रूप से अनेक निकलेगा तो रेखा का किस प्रकार का ग्राफ खिंचाएगा, तो आपको संपाती हो गया। डेट मीन्स कहने का मतलब कि एक रेखा जो रहेगा उसी रेखा पर दूसरा रेखा भी खिंचाएगा, तो इस प्रकार का ग्राफ उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे संपाती। अगर इसमें आपको पूछा जाए कि एक्स वाई का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है एक्स वाई का वैल्यू अलग अलग होगा, यानी एक्स वाई का मान एक्स का अलग रखते हैं तो वाई का फिर अलग, यानी कहने का मतलब जो हलों की जो संख्या है वो अपरिमित रूप से अनेक होगा। अब तीसरा कंडीशन जो हम लोग बतलाया जाएगा अभी, वो थर्ड कंडीशन है कि यदि कि a1 बाय a2, ठीक है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो रेखा एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर होंगे अर्थात कोई हल नहीं। यानी कहने का मतलब अगर आपको पूछेगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, जब ऐसा आ जाए और c1 बाय c2 अगर इस दोनों के इक्वल नहीं हो, तो उस स्थिति में जो उसका ग्राफ जो रहेगा वो समानांतर होगा और उसका जो हलों की जो संख्या होगा वो एक भी हल नहीं होगा। यानी अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ की आकृति एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब कि रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है वह कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कितनों दूर लेकर चले जाएंगे, फिर वो अपने आप को डिस्टेंस बना कर ही रखेगी। यानी रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। तो ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन था इसमें लीनियर इक्वेशन का। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे और इसमें एक बात हम लोग यहीं पर बतला देते हैं कि संगत दो शब्द आता है। चलिए उस शब्द को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही चलेंगे। आपको 2-3 शब्द आएगा। एक आएगा संगत। देखिए संगत किसको बोलेंगे? संगत होता है कि वैसा समीकरण जिसका कम से कम एक हल हो। यानी कम से कम कितना हल होना चाहिए? एक।
तो उसको हम लोग संगत बोलेंगे। अगर इसमें कहने का मतलब कम से कम एक, तो दैट मीन्स ये जो हो गया प्रथम वाला जो हो गया अद्वितीय जिसका केवल एक था, वो आपको संगत की श्रेणी में आ जाएगा। अब दूसरा है कि कम से कम एक, तो ज़्यादा से ज़्यादा अनेक भी हो सकता है। तो इस समीकरण को भी हम लोग संगत ही बोलेंगे, संगत समीकरण, या इसको एक शब्द और दे सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं आश्रित। क्या कह सकते हैं? आश्रित कहिए, या इसको मिश्रित कहिए। मिश्रित क्या बोलेंगे? मिश्रित, यानी जिसका कम से कम एक हल हो, एक या एक से अधिक हल, एक या एक से अधिक हल हो, तो वो संगत की श्रेणी में आएगा। जब हम लोग इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज, ये टॉपिक के बाद जब इसका हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, तो उस समय आपको ये बतलाने का वहाँ पर जो है क्वेश्चन आएगा कि निम्न रेखिक समीकरण में कौन संगत है कौन असंगत है, इसको चुनना है। और जो संगत होगा कहेगा उसका x और y का वैल्यू निकालिए या उसका ग्राफ खींचिए। और दूसरा है कि असंगत, तो मैंने कहा कि असंगत में एक ही कंडीशन आता है, असंगत। असंगत मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी डेट मीन्स कहने का मतलब जिसका कोई हल नहीं हो उसको हम लोग असंगत की श्रेणी में लाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए एक चीज़ और मैं बतला देता हूँ कि याद कैसे रखना है। मतलब एक दूसरे को जब कट करे तो मतलब दोनों इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, a1/a2 एंड b1/b2। जब बहुत ज़्यादा हल हो तो मतलब सबका बटा करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। जब कोई हल ना हो तो दो बराबर करना है और एक को, लास्ट वाले को बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये था इस टॉपिक से रिलेटेड जो है सारा पॉइंट था। अब हम लोग इससे दो एक्सरसाइज पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए कि मुझे ये समझ में नहीं आई, ये पॉइंट थोड़ा पुनः डील किया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर से बतलाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। पुनः हम लोग कल आपसे जुड़ रहे हैं। कुछ दिनों से हम लोग आपसे दूर हो चुके थे, लेकिन कुछ तकनीकी असुविधा के कारण हम आपके करीब नहीं आ रहे थे। अब आशा करते हैं कि हम लोग नियमित रूप से आपके करीब आएंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं छूटे इसलिए बेल आइकन को भी आप दबा दें। तो धन्यवाद।